3 लॉ उन्होंने बताए इंटरप्लेनेटरी मोशन के लिए। मतलब प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहे हैं, एक मान लो उन्होंने सबसे पहले बताया कि सन है जिसके अराउंड मोशन हो रहा है इलिप्टिकल पाथ में, सर्कुलर पाथ नहीं, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ में मोशन हो रहा है और इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, पता है? वैसे मैथ्स में पढ़ोगे कोनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसमें देखोगे कि कोऑर्डिनेट्स भी निकालने होते हैं, बहुत सारे हैं इसमें कम से कम 3-4 क्लास 5 क्लास लगते हैं इलिप्स में मैथमेटिकली। तो एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस इधर होता है, 2 फोकस होता है इलिप्स में। तो केपलर साहब का कहना था कि इस तरह से इलिप्टिकल पाथ बने हुए हैं। अर्थ है, मान लो मार्स है, जुपिटर है, जिनमें से बहुत सारे हैं। तो सन के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं इन इलिप्टिकल पाथ, और इन इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस यहाँ है तो दूसरा फोकस यहाँ है, तो एक फोकस पे होगा सन। मतलब ये हो सकता है यहाँ सन हो गया, या हो सकता है कि ये वाला सन हो गया। तो ये मान लो किसी का ऑर्बिट है, कोई दूसरा है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा हो, इसका भी 2 फोकस में से एक फोकस पे सन। कोई ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसका भी 2 फोकस में से एक पे सन। कोई ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसके 2 फोकस में एक पे सन। कोई ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मार्स है मान लो से, और होंगे अलग अलग सबके पाथ हैं भाई। इस तरह से बहुत सारे इंटरप्लेनेटरी मोशंस हो रहे हैं, सबके इलिप्टिकल पाथ हैं। लेकिन इस इलिप्टिकल पाथ में एक और उन्होंने बात बताया कि इलिप्टिकल पाथ अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर हम लोग ले सकते हैं। क्यों? 2 रेडियस होते हैं इलिप्टिकल पाथ में, 2 रेडियस स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ऐसे तो रेडियस बहुत सारे हो जाएंगे अलग अलग वैल्यू के, बट ये सबसे जो बड़ा रेडियस है ये, ठीक है। फोकस यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे है, दोनों में से किसी एक फोकस पे सन होगा। सेंटर ये है, तो एक ये रेडियस है और ये रेडियस है स्टैंडर्ड। बाकी रेडियस को स्टैंडर्ड नहीं समझा गया, ये स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, और इसको सेमी मेजर एक्सिस। पूरा है माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, मेजर बराबर तो मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो ये रेडियस ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेडियस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस ये होता है। तो उनका कहना था कि सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस का जो डिफरेंस है, दैट इज मॉड ऑफ a माइनस बी, वो सिर्फ अराउंड 3% का होता है। ओनली अराउंड 3%। मीन्स एक मान लो 100 किलोमीटर है तो दूसरा ये 97 किलोमीटर। तो इसलिए ये डिफरेंस तो जान बुझ के मैं इतना बड़ा दिखा रहा हूँ कि आपको लगे इलिप्टिकल पाथ, बट अप्रॉक्सीमेटली ये सर्कुलर जैसा है, इस तरह का है, समझो पाथ इस तरह का है। ये है सेमी मेजर एक्सिस, ये है सेमी माइनर एक्सिस। डिफरेंस इज ओनली अबाउट 3%। ये 97 है तो ये 100 है। सो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा ये सर्कुलर, अप्रॉक्सीमेटली क्या है सर्कुलर ऑर्बिट, बट एग्जैक्टली बोले तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो फर्स्ट लॉ यही है केपलर का फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन इलिप्टिकल पाथ विद सन एट वन ऑफ द पोल्स। ये डायग्राम बना लो, उसके बाद लिखो। All interplanetary motion takes place in
L by 2m equal to कौन सा? सॉफ्टवेयर में चाहिए देते हैं CONS डबल T। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं स्कूल में। एक्सप्लेन केपलर्स लॉ 3 पॉइंट दे रहे हैं। 3 मार्क्स। हाँ 3 मार्क्स के 3 लॉ 3 मार्क्स। ये क्या हुआ है इसको समझा जाए। ग्रेविटेशन से चैप्टर्स जो लगते हैं वो थोड़े इजी हो जाते हैं। मैकेनिक्स में चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं। लॉज ऑफ मोशन, वर्क ऑफ एनर्जी, मैकेनिक्स में इतने सारे क्वेश्चन हैं कि कोई कितना भी पढ़ ले, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिससे दिमाग में काम करना बंद कर देंगे। बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स में स्कोप है क्वेश्चन को ट्रिकी डिफिकल्ट करने में, बहुत ज़्यादा। बाकी चैप्टर में थोड़ा कम है, ग्रेविटेशन में थोड़ा कम है। आगे के चैप्टर जैसे ही रोटेशन खत्म हो, रोटेशन तक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये बात है कि थोड़ा सीधे स्कूल लेवल में ब्लॉक पे ब्लॉक रख देना, उस पर स्लाइड कराना, फ्रिक्शन देखना, बहुत सारे चीज़ें। क्वेश्चन तो फ्रिक्शन में, वर्क ऑफ एनर्जी में इतने सारे हैं, कुछ जवाब नहीं है। लेकिन आपके CBSE में कंट्रोल है, सिलेबस कम है, नॉर्मल सा न्यूमेरिकल, नॉर्मल सा ही देखने, इंटरेस्ट में थोड़ा ज़्यादा देखने हैं। और कुछ क्वेश्चन तो अब ऑब्जेक्टिव के लायक नहीं है तो वो अब देखने में। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखा जाए 3 हैं केपलर के 3 लॉ। फर्स्ट लॉ मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। इलिप्टिकल पाथ होता है, जितने भी सन के अराउंड मोशन हो रहे हैं, सन के अराउंड, सन को समझा जाता है रेस्ट में। फिलहाल के लिए क्लासिकल फिजिक्स में तो सन को समझा जाता है रेस्ट में, समझा जाता है नहीं एग्जैक्टली रेट, क्योंकि आगे पढ़ोगे तब उसका पता लगेगा। अभी के लिए हम लोग सन को रेस्ट में मानते हैं और बाकी प्लैनेट सब रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। ठीक है, जब हम लोग करने हैं ये इंटरप्लैनेटरी मोशंस हो रहे हैं, सबके इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और इलिप्स में 2 फोकस होता है। ये इलिप्स है अगर तो ये 2 फोकस है, ये माइनर एक्सिस है कम रेडियस वाला, ये मेजर एक्सिस है। इसको सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस B है और A क्या है? ये क्या है? ये है सेमी मेजर एक्सिस। इन दोनों का डिफरेंस ओनली 3% है, इसलिए 100 to 97 इट मींस अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर। जब 100 किलोमीटर 97 तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर हो जाएंगे, इस टाइप का हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। लेकिन एग्जैक्ट सेंस में जो केपलर साहब का कहना था कि और इंटरप्लैनेटरी मोशंस आर टेकिंग प्लेस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल पाथ विद सन एट वन ऑफ द फोकस। 2 फोकस हैं, एक सेंटर के इधर होता है लेफ्ट में, एक राइट में, दोनों मेजर एक्सिस पे होगा, एक यहाँ एक यहाँ। कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट, कितना? तो कोऑर्डिनेट के टर्म में बोलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसका कोऑर्डिनेट होता है AE और इसका होता है -AE। A into E होता है इसेंट्रिसिटी होती है। तो मैथ्स में पढ़ोगे जब इंग्लिश पढ़ना होगा, वैसे मेटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं। बस यही मान लो कि सेंटर के मेजर एक्सिस पे, सेंटर से थोड़ा इधर फोकस होता है। 2 में से एक पे होगा सन और ये रिवॉल्व करता रहेगा। ये केपलर साहब का फर्स्ट लॉ, विद सन एट वन ऑफ द फोकस। मेन लॉ इतना ही है। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अप्रोक्सीमेटली पाथ इज सर्कुलर बिकॉज डिफरेंस ऑफ रेडियस दैट इज सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, डिफरेंस इज ओनली अबाउट 3%। क्लियर है? फर्स्ट वाला, फर्स्ट लॉ यही था, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट वाले लॉ क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऐसे लिख लो, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट के बारे में उन्होंने बताया, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया, या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ एरिया या फिर लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। चलो सेकेंड वाला लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी ये समझना है, और ये प्रूफ करने के लिए अलग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। एरियल वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम अपॉन फ्लूएम। एंगुलर मोमेंटम अपॉन फ्लूएम, तो एंगुलर मोमेंटम तो अभी पढ़े नहीं हूँ, चैप्टर 7 में आता है रोटेशन।
एंगुलर मोमेंटम MVR ऐसे सुना है तुमने केमिस्ट्री में MVR। तो एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m होता है ये एरियल वेलोसिटी। तो ये प्रूव करने वाला ऐसा क्वेश्चन है। फिलहाल के लिए जो 3 लॉज हैं इनमें तो तुम्हें लॉ बताने हैं, प्रूव नहीं करना है, प्रूव करने का अलग क्वेश्चन हो गया। तो इसलिए लॉ क्या है, सेकेंड लॉ वो समझो, एरियल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है वो समझो। ये सन है, ये क्या है, सन है। तो ये है, मान लो किसी टाइम पे प्लेनेट यहाँ पे है, रिवॉल्व करता हुआ प्लेनेट यहाँ है। अभी पेन मत चलाना, ठीक है, पेन चलाने के लिए टाइम दूंगा। अभी जो भी रेड्स है वो बाद में लिख रहा हूँ, वो आप फिर से कर दें। ये t=0 पे प्लेनेट यहाँ है, ये सन है कैपिटल M मास का, ये स्मॉल m मास का अपना है। ये डेल्टा t टाइम में यहाँ पहुँच गया, ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है। डेल्टा t टाइम में यहाँ पहुँचा तो इसका रेडियल लाइन, इसको बोलते हैं रेडियल लाइन। ये अब है ये रेडियल लाइन जो रेडियस की तरह लगे, रेडियल लाइन है। ये रेडियल लाइन ऐसे था पहले, अब ऐसे हो गया। ये एरिया स्वेप किया इसने, एरिया स्वेपिंग हुआ इसने। जो एरिया स्वेप किया इसने, ये एरिया मान लो डेल्टा ए एरिया स्वेप किया डेल्टा t टाइम में। कितना एरिया, डेल्टा ए एरिया इन डेल्टा t टाइम। तो एरियल वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा t, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। अगर मान लो 10 यूनिट का एरिया कवर किया है 2 सेकंड में, तो हो गया 5 यूनिट पर सेकंड। एरियल वेलोसिटी 10 है 2 सेकंड में, तो 5 यूनिट पर सेकंड एरियल वेलोसिटी है। अगर जल्दी जल्दी करेगा तो 50 यूनिट पर सेकंड हो जाएगा, धीरे धीरे करेगा तो 2 यूनिट पर सेकंड होगा। एरियल वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है। तो एरियल वेलोसिटी उनका कहने का था कि जो भी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है अपना एरियल वेलोसिटी जरूर कांस्टेंट मेंटेन करता है। मीन्स यहाँ डेल्टा t टाइम में डेल्टा ए एरिया कवर किया, तो जब ये प्लेनेट रिवॉल्व करता हुआ यहाँ चला आया मान लो, तो यहाँ पे चला आया t मान लो t0 पे, तो फिर ये डेल्टा t टाइम में यहाँ आया, तो ये भी डेल्टा t टाइम में इतने डिस्टेंस कवर करेगा कि इसका एरिया सेम रहेगा। अब सोचो कि अगर इतना डिस्टेंस कवर करे तो क्या एरिया सेम होगा? जितना ये डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस यहाँ कवर करे तो क्या एरिया सेम होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसको इतना डिस्टेंस कवर करने पड़ेगा कि एरिया सेम हो जाए, तभी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो ये डेल्टा t टाइम में यानी कि t=t0 प्लस डेल्टा t टाइम में ये यहाँ पहुँच जाएगा, सच दैट कि एरिया इज सेम। इट मीन्स जब ये सन से अवे रहेगा, ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो कम स्पीड होगा, और जब पास में आएगा तो इसका ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, क्योंकि उतने टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन एरिया वेलोसिटी। स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड वेरिएबल है, बट एरिया वेलोसिटी विल रिमेन सेम। इसलिए जब ये दूर है, ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये धीरे धीरे चलेगा, जब पास में आएगा तो ये ज़्यादा स्पीड पे चलेगा। ऐसे ऐसे समझ गया? लेकिन डिफरेंस जानते हो बहुत कम होता है। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ वेलोसिटी 5.2 मीटर पर सेकंड है। ये डिफरेंस आएगा, दिखाने के लिए ना दिखा रखा है, ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जब यहाँ आएगा तो ज़्यादा स्पीड होगा, थोड़ा सा स्पीड यहाँ 5 का है, यहाँ 5.2 होगा, एरिया उतना ही सेट करना है। कभी भी डेल्टा t टाइम में यहाँ अगर आ गया तो यहाँ से भी डेल्टा t टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करेगा कि एरिया शुड बी सेम। इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, डेल्टा E बाय डेल्टा t। ये रहेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना? एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2। कैसे वो प्रूव करेंगे बताएंगे, ठीक है? ये है लॉ ऑफ एरिया। क्या लिखा था? एरियल वेलोसिटी dA by dt, दैट इज एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम बाय रेडियल लाइन ड्यूरिंग प्लैनेटरी मोशन रिमेन कांस्टेंट। थर्ड वाला है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होगा इसको पूरा रिवॉल्व करने का, एक रोटेशन करने का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर देखा गया, तो ये है प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ऐसे प्रूव होगा ये, लेकिन केपलर साहब का जो ओरिजिनल वर्ड्स था वो सेमी मेजर एक्सिस पे था। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज c स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। लेकिन a है या r है या b है, ऑलमोस्ट सब सेम ही है। जो प्रूव हम लोग करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही सारा प्रूविंग चलता है। अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर समझ करके प्रूव करेंगे, तो ये क्यूब के बदले क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के बदले में रेडियस, ये प्रूव करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये प्रूव अभी हो जाएगा, समझ गए? ये तीनों जो इसमें करेक्शन करना है कर लो। थर्ड वाले लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड
ठीक है, चेंज तो कर दिए डायग्राम में, ये कर देने पड़ेंगे। पास रहेगा ज़्यादा स्पीड, चाहे तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ पे स्पीड v1, यहाँ पे स्पीड दिखा दो v2, v2 विल बी ग्रेटर देन v1 क्योंकि r2 है लेस देन r1, v2 इज ग्रेटर देन v1 क्योंकि r2 इज लेस देन r1, r2 मतलब इधर का रेडियस, r1 पहले वाले का रेडियस, जिधर v1 है उधर का रेडियस में r1। चलो अब तुम्हें लिख लिए ना भाई, पहलवान क्लास मिस ना हो, क्लास मिस हुआ तो इमीडिएट कवरेज का टेंडेंसी हो, और घर पे रिवीजन हो होमवर्क के थ्रू और टेस्ट के थ्रू। कितना सिंपल सा काम करना है, जो फिजिक्स आपका चैप्टर 8 ग्रेविटेशन में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले केपलर्स लॉ होगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। चलो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G(m1m2)/r², ये थोड़ा देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक पहले से जानते हो। फिर देखेंगे सैटेलाइट मोशन, क्या देखेंगे, सैटेलाइट मोशन। फिर आ जाएगा G एंड इट्स वेरिएशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसका वेरिएशन। इसमें 4 वेरिएशन पढ़ने होते हैं, कैसे कैसे जी का वैल्यू वेरी करता है। फिर तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ने हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ने हैं और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने हैं, जो पढ़ लिया था -Gm1m2/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 मास सिस्टम। अब इसमें थोड़ा सा और न्यूमेरिकल कर लेने हैं, 3 मास सिस्टम में क्या होंगे, 5 मास सिस्टम में तो क्या कैसे निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर पढ़ने हैं एक टॉपिक है छोटा सा, वेटलेसनेस, और एक पढ़ना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये इतने पढ़ने हैं। आज का जो काम होगा केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ और सैटेलाइट मोशन, ठीक है। तो अभी चलेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लिखो नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर लिखो। मैं पता ही है, कोई भी 2 मास यूनिवर्स में r सेपरेशन फोर्स विल बी गिवन बाई Gm1m2/r²। ये फोर्स कैसा, अट्रैक्टिव फोर्स, मीन्स force between 2 mass is found to be proportional to product of the 2 mass and it is found to be inversely proportional to square of separation, और G है इसका कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो Gm1m2/r²। ऐसे लोग डिराइव कर देते हैं कि ये डिराइव हो गया, डिराइव नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट करके लोगों ने देखा ऐसे है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम फाइंडिंग है न्यूटन साहब का। न्यूटन साहब ने ये फॉर्मुलेट किया हिसाब से, उन्होंने देखा तो सारे एप्पल का देखा तो और भी चीज़ों का देखा कैसे कैसे हो रहा है, तो बाद में उन्होंने फॉर्मुलेट किया ये, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, फाइनली ये आ गया, समझ गया, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी 2 मास प्रेजेंट एनीवेयर। अब ये फोर्स जब वेरी स्मॉल हो जाएगा तो इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, कोई बात नहीं। ये पेन और ये दूसरा पेन, ये भी आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। न्यूटन साहब का कहना था यूनिवर्स में जितने भी मास सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अब ये पेन का, इस पेन के जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, कोई भी डिवाइस इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक दूसरे पे मान लो फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स 0.00003 जन्म तक 0 फिर 1 इतना फोर्स लगा रहे हैं, और अर्थ लगा रहा है 10 न्यूटन 20 न्यूटन, तो इसके सामने वो थोड़ी नहीं इफेक्ट दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, इनका नेग्लिजिबल है। बेंच में जो लग रहा है फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव वो होगा जो ज़्यादा मास वाला होगा। वो अर्थ का इतना बड़ा मास है कि वो जो हम लोगों पे फोर्स लगा रहा है उसके सामने हम लोगों का आपस का फोर्स, बिल्डिंग का फोर्स, ये सब बेकार है, सब इतना नेग्लिजिबल है कि इनका कोई इफेक्ट नहीं है, समझ गया। लेकिन लग रहा है सबका, बड़े बड़े मास होंगे उनमें फोर्स जो होता है वो हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अर्थ का है, सन का है, मून का है, मार्स का है, इतने बड़े बड़े जो हैं
उन सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहे हैं तो वो हमारा डोमिनेंट है और वही हमारा रोटेट करा रहा है। मून भाग नहीं रहा है अर्थ को छोड़ के, क्यों भाई कि मून पे अट्रैक्टिव फोर्स अर्थ ने लगा रखा है और ये सैटेलाइट की तरह रिवॉल्व कर रहा है। मून क्या है? भगवान का दिया हुआ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट। हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट में लॉन्च करते हैं, फिर वो रिवॉल्व करता रहता है, अपना चलता रहता है ऑर्बिट में। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें g का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये वैल्यू है g का और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी मीडियम हो, मीडियम बदल जाए, मान लो m1 m2 अभी एयर में है तो ये फोर्स है, वाटर में आ जाएंगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स यही रहेगा। अगर कोई दूसरा मीडियम मान लो आयल डाल दिया इसमें तब भी यही फोर्स रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। लेकिन चार्ज के लिए ऐसा नहीं होता है। 12th में जाकर पढ़ोगे कि चार्ज अगर मान लो ये Q1 है ये Q2 है तो इनमें जो फोर्स होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। मीडियम बदल गया तो फोर्स भी बदल गया, लेकिन ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इस कांस्टेंट का नाम यूनिवर्सल बोला गया। यूनिवर्सल इसलिए बोला गया, चार्ज वाले में जो फोर्स लगता है ना वो भी वैसा ही होता है फोर्स। चार्ज वाले में फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन r², यहाँ पे आता है एक कांस्टेंट, लेकिन ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है। चार्ज का ये फोर्स है, सिमिलर टू m1 m2 Q1 Q2 होगा, r² भी होगा, लेकिन ये कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट होगा। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, मीडियम वाइज चेंज होने वाला कांस्टेंट है। यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसलिए इस लॉ का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम है? मीडियम से इंडिपेंडेंट है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो लिख लो इसको, इसका प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे।
इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। देखिए 4 तरह के फोर्स में ये वीकेस्ट फोर्स भी है, पता है ना? वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, तो मास इतना ज़्यादा है तब जाके ये है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, बट ऑफ लार्ज रेंज फोर्स है, क्योंकि R का वैल्यू में भी वेरी लार्ज है। मान लो सन है, जुपिटर है, मार्स है, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है तब भी ये ऑपरेट करता है, ये नहीं कि पास में है तो फोर्स लगाएंगे। लार्ज रेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगेगा, बाहर नहीं लगेगा। तो ये आउट ऑफ 4 जो फोर्सेस रिक्वायर्ड है ना, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट, और लेकिन लार्ज रेंज फोर्स है, बहुत ज़्यादा रेंज तक भी ये लग सकता है, प्रोवाइडेड कि मास इतना ज़्यादा हो तो लग सकते हैं। वीकेस्ट, ठीक है। ये सब पॉइंट नोटेबल, इसमें कोई समझने में कोई परेशानी हो तो बताओ। नंबर 1 की यूनिवर्सल बोला गया, क्यों बोला गया? यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है भाई, इसलिए यूनिवर्सल लॉ है, और ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है, इसलिए उस कांस्टेंट का नाम मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इसलिए बताइए तुमने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा है, तो राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा, वर्क डन बाय सच फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। ये सब तो वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा हम, तो पाथ टेकन से इंडिपेंडेंट है, और इनके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर होगा। कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो ऐसे फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी अभी पढ़ाया अलग अलग क्लास में, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा था M1 M2 सिस्टम, R सेपरेशन, M1 को लाओ, पहले से कोई था नहीं, फोर्स नहीं लगाया, हमने भी नहीं लगाया, वर्क डन 0। सेकंड को लाए तो वर्क डन -G M1 M2 बाई R, टोटल वर्क डन आया था क्लास में, नहीं आया था? क्यों नहीं आया था?
क्यों नहीं है तो बताओ, हाँ जोर से बोलो ना, आलस हो गया था तो कुछ काम जरूरी है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। सेंटर ऑफ M1 सेंटर ऑफ M2 लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ये काम करता है, ठीक है। एंड ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सब समझ ही रहे हो। दिस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट मास एंड स्फेरिकल मास। मतलब स्फेरिकल मास हो या पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब है कि मास का जो साइज है वेरी वेरी स्मॉल है कंपेयर टू द सेपरेशन, तो ये पॉइंट मास बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग और कुतुब मीनार के बीच में फोर्स निकालना हो तो कुतुब मीनार में पॉइंट मास है, बिल्डिंग में पॉइंट मास। फिर सेपरेशन इतना ज़्यादा है 35 किलोमीटर कि ये दोनों बिल्डिंग का साइज पॉइंट पॉइंट हो गया। लेकिन ये दो पेन में भी फोर्स निकालना हो ना तो ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि सेपरेशन इसके कंपैरिजन में, साइज के कंपैरिजन में वेरी वेरी लार्ज नहीं है। ये 10 किलोमीटर दूर लेकर चले जाओगे तो दोनों पॉइंट मास बन जाएंगे। यहाँ है तो ये दोनों पॉइंट मास नहीं है। ठीक है, और वीकेस्ट फोर्स ये तो समझ ही रहे। तो न्यूटन्स लॉ में इतना आपको जानना पड़ेगा। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा जब, तो इसमें यूज होगा ये एक्सप्रेशन, आगे न्यूमेरिकल में अपने आप यूज हो। नेक्स्ट चले हम लोग, नेक्स्ट देखें। लिखो सैटेलाइट मोशन, उसके बाद लिखो सैटेलाइट मोशन। कितने क्लास छूटे तुम्हारे? कितने क्लास? एक ही छूटा है, कैंसिल नहीं है। उसका फिर क्या करेगा? शाम को सर ANPC के बाद वही कवर करेंगे। मैं किसी बात को कवर नहीं करेगा, मैम नहीं आती है संडे के दिन। संडे के दिन मैम आती नहीं है तो कल 3 बजे करूँगा। तो तुम्हारी सिंसियरिटी देखते हैं ना, कैसे दिया था इस बार तो कैसे भी नहीं दिया। तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। पेरेंट्स नहीं काम के लिए भी जाता है, कोई बात नहीं, तो और अच्छा है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू आर एट लिस्ट रिस्क 3 लाख से ज़्यादा जीत गई और तुमसे लिस्ट है ही नहीं। पेरेंट टीचर आपस में देख लें तो सेफ। चलो देखो भाई, सैटेलाइट मोशन, खड़े हो जाओ सब लोग एक बार, जूतों पे लगा है। इस सैटेलाइट मोशन में डिस्कस करते करते अपने आप केपलर का थर्ड लॉ टाइम पीरियड वाला शुरू हो जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग देखने जा रहे हैं कोई भी सैटेलाइट मोशन, चाहे वो नेचुरल सैटेलाइट हो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, इसके लिए भी वैलिड है। अर्थ के अराउंड मोशन हो रहा हो उसके लिए भी वैलिड है। और ये जो अभी रिजल्ट आएंगे ना, ये वैलिड है एटम में। एटम में भी वैलिड है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के साथ। बस चेंज क्या है कि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगते थे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। काम सब कुछ कॉन्सेप्ट वही रहेगा, रिजल्ट जो आएगा वो भी रिजल्ट सिमिलर। मैं बता दूंगा क्या रिजल्ट सिमिलर रहेगा, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पढ़ाया है तुमने पूरा पढ़ा तो नहीं होगा, रख लिया होगा केमिस्ट्री में। ये आगे आएगा कल में जो एटम में स्ट्रक्चर, तो मैं बताऊंगा उसमें कि कैसे ये सारे वहाँ पे भी रिजल्ट है। आपने याद रखा होगा एनर्जी -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कहाँ से आया वो भी पता लगेगा। रेडियस 0.53 × n² एंगस्ट्रॉम, ऐसा याद रखते हो। तो वो सब कहाँ से आए वो फिजिक्स से पता लगेगा। तो ये रिजल्ट याद रखना, वहाँ के लिए भी वैलिड रहेगा। बस फोर्स का नेचर चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक आ गया ग्रेविटेशन के बदले। तो अभी देखने जा रहे हैं सैटेलाइट मोशन। क्या देखने जा रहे हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आर रेडियस अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मान के चलेंगे, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। ये इसका है ऑर्बिटिंग स्पीड, जीओ ऑर्बिटिंग स्पीड। हम लोगों को ऑर्बिटिंग स्पीड निकालना है, टाइम पीरियड भी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है,
पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है। पहले तो कम से कम इतना टारगेट पूरा करें। तो उसके लिए तुम्हें पता है कि कोई भी सैटेलाइट मोशन हो रहा हो, कैपिटल एम के अराउंड, ये कैपिटल एम अगर सन है तो ये अर्थ है, और ये अर्थ है तो ये समझो मून है। इसके कैपिटल एम के अराउंड मोशन हो रहा है स्मॉल एम का। अब ये देखो, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन का मतलब है सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स चाहिए, क्योंकि सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड है। ये सर्कुलेटिंग बॉडी इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड टुवर्ड सेंटर, और एक्सेलरेशन कितना है v² भैया, कितना v² नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, कौन देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अगर ना लगे तो सेंट्रीपिटल मिलेगा नहीं, भाग जाएगा। कोई अगर रोड पे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो कौन दे रहा है? फ्रिक्शन दे रहा है। न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो कौन दे रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स दे रहा है सेंट्रीपिटल। स्ट्रिंग लगा करके घुमा रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है उसको स्ट्रिंग का टेंशन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई ना कोई तो फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, नहीं तो होगा ही नहीं सर्कुलर मोशन, जो डायरेक्शन चेंज कराता रहे और सर्कुलर पाथ में मेंटेन करता रहे। बताइए तुम्हें नेचर सेंट्रीपिटल फोर्स का, कि वो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर लगता रहता है, इसलिए तो इसका नाम है सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ लगता हुआ फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ये v o स्पीड से रोटेट कर रहा हो r रेडियस के, तो ये है, ये किसने दिया भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना बोलो? G(m)/r²। क्या कैंसिल होगा? mv²/r, एक r कैंसिल होगा और एक m भी कैंसिल होगा, और इससे मिल जाएगा हमें v ऑर्बिटिंग स्पीड √Gm/r। ये है ऑर्बिटिंग स्पीड Gm/r। जितना बड़ा रेडियस होगा उस हिसाब से ऑर्बिटिंग स्पीड होगा। बड़ा रेडियस कम स्पीड, छोटा रेडियस ज़्यादा स्पीड। ऑर्बिटिंग स्पीड है तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? वन रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम। तो वन रोटेशन मतलब कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? ऑर्बिटिंग स्पीड तो पता है, स्पीड पता है कितना डिस्टेंस जा रहा है, लेकिन एक रोटेशन लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करना है? बोलो, डिस्टेंस कवर करने हैं तो यही तो होगा टाइम। टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय स्पीड। इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। डिस्टेंस और स्पीड इन दोनों में पता है हमें, डिस्टेंस और स्पीड, तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। डिस्टेंस कितना? 2πr। स्पीड कितना? √Gm/r। G कैपिटल M/r। अगर स्क्वायर करें मतलब t, और इसको स्क्वायर कर सकते हैं तो t² = 4π² डिवाइडेड बाई Gm/r। क्या मिल जाएगा? 4π² Gm हो जाएगा। दैट इज t² इज कांस्टेंट 4π² डिवाइडेड बाई Gm। t² = 40 Gm/r3। G कांस्टेंट, M कांस्टेंट, यहीं से ये है कैप्लस थर्ड लॉ। ये होता है ना 4π² 40 लिख सकते हैं, π² 10, अप्रोक्सीमेटली 10 होता है π²। चलो ये लिखो चाहे मत लिखो, ये तो हो गया कांस्टेंट टाइम्स r3। ये तो प्रूव करना था, मींस टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। केपलर का थर्ड लॉ है, टाइम पीरियड भी हमें मिल गया, टाइम पीरियड का वैल्यू ही आएगा। ठीक है, लिख लो। और सर्कुलेशन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by gravitational force by capital M on moon.
जल्दी लिखो ऑपरेटिंग स्पीड। अगर केपलर्स थर्ड लॉ प्रूफ करने को आएगा तो यहीं से शुरू करने पड़ेंगे। तो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो और वेटिंग स्पीड निकालो, टाइम पीरियड मिल जाएगा। ये नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, 4 पाई स्क्वायर को 40 लिख दिया और कुछ नहीं है, कांस्टेंट टाइम RQ। इसके बाद जो देखेंगे वो देखेंगे एनर्जी। चलिए राइट, और कोई प्लैनेटरी मोशन या सैटेलाइट मोशन न्यूटन लॉ किसके लिए? पॉइंट मास एंड स्फेरिकल मास। अगर ये दो पेन हो 2 किलोमीटर अवे हो तो फोर्स इनमें लिखना हो, भले वो छोटा फोर्स है लेकिन फोर्स का एक्सप्रेशन होगा Gm1 m2/r²। लार्ज सेपरेशन है, पॉइंट मास बना होगा। जब ये पास आ गया तो अब ये ना तो पॉइंट मास रहा और ना ही इसका शेप स्फेरिकल है। तो ना स्फेरिकल हो ना पॉइंट मास हो तो उस कंडीशन में Gm1 m2/r² नहीं लिख सकते। फोर्स जरूर लग रहा है इनमें बट उसका एक्सप्रेशन हम लोग Gm1 m2/r² नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते वो भी थोड़ा सा आप समझ सकते हो, थोड़ा सा आइडिया, वैसे तो याद रखना। बैठ जाओ। अगर मान लो बात करें हम लोग इस दोनों मास पे, इन दोनों रॉड में जब ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते तो ये ऐसे ऐसे दिखते, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होते तो ऐसे दिखते। तो इस कंडीशन में Gm1 m2/r² लिख देते। अब ऐसे कंडीशन में अगर लिखना भी चाहोगे तो क्या लिखोगे? यहाँ पे ये पूरा मास कहाँ है? ये पूरा मास कहाँ है? इसका सेपरेशन ये है, इसका सेपरेशन, इसका यहाँ के मास से ये सेपरेशन है, यहाँ के मास से ये सेपरेशन है, इसका यहाँ के मास से ये सेपरेशन है, इसका यहाँ के मास से ये सेपरेशन है। सबके सेपरेशन एक दूसरे से अलग अलग है। तो Gm1 m2/r² लिखोगे तो R क्या लिखोगे? R क्या लिखोगे? मान लो ये एक रॉड है बड़ा और एक छोटा मास है, फिर भी ये R का वैल्यू क्या लिखेंगे? ये रॉड को बहुत दूर लेके चले जाओ 10 किलोमीटर तो सीधा ये भी बन जाएगा पॉइंट मास, ये भी बन जाएगा पॉइंट मास, तो लिख सकते हैं। ऐसे में तो R ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में एलिमेंट लेने पड़ते हैं। वो आगे का पॉइंट है जो तुम्हें 11th में नहीं पढ़ना है। एलिमेंट लेने पड़ेंगे
ये dm बनेगा एलिमेंट छोटा सा, उसके लिए यहाँ पे जो m0 है इस पे फोर्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं g m0 dm अपॉन r स्क्वायर, ये वाला। तो यहाँ के लिए अलग r होगा, वो r स्क्वायर करोगे, यहाँ के लिए अलग r डैश हो गया, उसका स्क्वायर करोगे, यहाँ के लिए अलग, और इन सबको df जो फोर्स निकलेगा इनको वेक्टोरियली ऐड करेंगे, तब जाकर के नेट फोर्स मिलेगा। डायरेक्टली gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसको dm लेकर के एक छोटा सा एलिमेंट लोगे तो ये पॉइंट मास बन जाएगा, तब फिर हम लोग ये फोर्स लिख सकते हैं, ये होगा df फोर्स, एक एलिमेंट का फोर्स gm0 dm बाई r स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हो न्यूटन्स लॉ, एलिमेंट के लिए लिख सकते हो, एलिमेंट के लिए लिख सकते हो, एलिमेंट के लिए लिख सकते हो, जो जिसका सेपरेशन जितना है उस हिसाब से लिखेंगे और तब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तब मिलेगा नेट फोर्स। तो ये इस पे अभी क्वेश्चन 11 में नहीं आता, इसलिए आप समझो पॉइंट मास एंड स्फेरिकल के लिए ही वैलिड है। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो कहते क्या है, तो एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट मास बन गया, सेपरेशन के रिस्पेक्ट में साइज वेरी स्मॉल हो गया तो बन जाएगा। समझ गए? इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं कि दो पेन के बीच में निकालो जब सेपरेशन कम है, तो फिर इन सबका हिसाब किताब करने पड़ जाएंगे। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते दो बेंच में कितना फोर्स है, हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन gm1 m2 by r स्क्वायर से नहीं। तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास एंड स्फेरिकल। स्फेरिकल रहेगा तब कर सकते हैं। अर्थ के सरफेस पे है ये, यहाँ पे रखा हुआ, इसमें फोर्स लिखना होगा तो लिख सकते हैं gmm अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल के लिए ये वैलिड, स्फेरिकल के लिए वैलिड होता है। पूरे स्फेयर का मास हम लोग इसके सेंटर पे समझ करके और लिख लेते हैं। अब इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, अभी इंट्रोडक्टरी आप पढ़ रहे हो ग्रेविटेशन, 11th क्लास में रह करके बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते। तो अभी एनर्जी देखना था, क्या देखना था? टाइम पीरियड तक तो देखा था। अब एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मोशन, तो सैटेलाइट मोशन में काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं हम। बताओ भाई, काइनेटिक एनर्जी तो होता है हाफ m, सन को तो हम लोगों ने रेस्ट में समझा हुआ है, बाकी जो रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट उसी का तो काइनेटिक एनर्जी होगा। उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल m इंटू v0 स्क्वायर। v0 की ऑर्बिटिंग स्पीड है, वैल्यू तुम्हें पता है कितना? ऑर्बिटिंग स्पीड इसके मास पे डिपेंड नहीं करता, इसके मास पे डिपेंड करता है। देखते हो ना, ऑर्बिटिंग स्पीड किसके मास पे डिपेंड करता है? जिसके अराउंड मोशन हो रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है, और रेडियस पे, इसके मास से मतलब नहीं है। इसलिए सैटेलाइट यहाँ पे छोटा हो या बड़ा हो या किसी का भी हो सैटेलाइट, कितना ही बड़ा मास का हो, अगर इस रेडियस पे रहना है, इस ऑर्बिट में रहना है, तो ये ऑर्बिटिंग स्पीड रखने पड़ेंगे। ठीक है, सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट, जिसके अराउंड मोशन हो रहा है उसके मास पे डिपेंडेंट होगा ऑर्बिटिंग स्पीड। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ये लिखने पड़ेंगे, तो क्या मिल गया? हाफ mg कैपिटल M डिवाइडेड बाई r, दैट इज gmm अपॉन। ये क्या है? क्या है ये? काइनेटिक एनर्जी। बोला करो भाई, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी चाहते हैं, ये तो काइनेटिक एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी टू मास सिस्टम में तो है, एक कैपिटल M है और एक स्मॉल m है, और रिवॉल्व कर रहा है, हमेशा r सेपरेशन पे है। बताओ भाई, इस सिस्टम का जिसमें दो मास ही हैं, इस टू मास सिस्टम का जो r सेपरेशन पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? क्लास में पढ़ा था ना, माइनस जी m1 m2 बाई r, ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, डेराइव भी किया था रेगुलर क्लास में। माइनस जी m1 m2 बाई r, तो माइनस जी m1 कैपिटल M m2 स्मॉल m बाई r। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है तुम्हें कि अगर काइनेटिक एनर्जी EK हो, काइनेटिक एनर्जी अगर EK हो तो पोटेंशियल एनर्जी है, बताओ? है कि नहीं? इससे डबल है ना, ये gm/2r है, ये gm/r है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा ये। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से डबल वैल्यू का होता है, लेकिन नेगेटिव। तो इफ काइनेटिक एनर्जी इज EK, देन पोटेंशियल एनर्जी इज -2EK। और टोटल एनर्जी अगर निकालेंगे इसका, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखने पड़ेंगे,
और काइनेटिक एनर्जी है मान लो ई के, पोटेंशियल एनर्जी है -2 टाइम्स ई के। इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन क्या रखें, उसका निकनेम रख दिया ई के। ये क्या मिला, माइनस ऑफ ई के, दैट इज माइनस ऑफ Gmm/2r। ठीक है, तो ये था, रख दिया। सो टोटल एनर्जी फाइनली आ गया -Gmm/2r। ये जो टोटल एनर्जी आया निगेटिव है, निगेटिव है कि नहीं? यही टोटल एनर्जी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट निगेटिव में आता है ना टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निगेटिव है, और निगेटिव टोटल एनर्जी का कुछ मीनिंग भी होता है। निगेटिव टोटल एनर्जी मीन्स सिस्टम इज बाउंड। बाउंड है मतलब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, फ्री नहीं। मून अर्थ के साथ बंधा हुआ है, फ्री नहीं, दूसरे को फोर्स लगा करके, और ये बाउंड सिस्टम है, चल रहा है। अर्थ सन के साथ बाउंड भाग नहीं सकता। नेगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब ही होता है सिस्टम इज बाउंड। तो अभी के लिए तो इंफॉर्मेशन है, 5 मिनट में ये प्रूव हो जाएगा कि नेगेटिव टोटल एनर्जी मतलब सिस्टम इज बाउंड। बता दें कि पहले लिखोगे, पहले लिख लिए थे एनर्जी वाला काम, पहले लिख लो। उसके बाद क्यों नेगेटिव एनर्जी मतलब सिस्टम इज बाउंड वो देख लेते। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यही होता है। ये तो डायरेक्ट समझ जाओगे ना भाई, -Gm1/r होता है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये है W1 + W2। तुम्हें याद कराने के लिए फर्स्ट को लाने का वजन, सेकंड को लाने का वजन। टू मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यही होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गया -2 के, दोनों सम किया, टोटल एनर्जी मिल गई। कोई और नहीं है? हाँ, 7 में। हाँ, 10 मिनट के अंदर।
चलो ये लिख लिए यहाँ तक। डाउट ये आया ना, सिस्टम को बाउंड क्यों बोल रहे हैं? निगेटिव एनर्जी, ये बुक में ऐसे लिखा रहेगा, निगेटिव टोटल एनर्जी मीन सिस्टम इज बाउंड। बुक में जनरली स्कूल में भी आपको यही लिखवा दिया जाएगा, निगेटिव एनर्जी मतलब सिस्टम बाउंड। क्यों बाउंड? तो वही दिखा देते हैं। देखो, एक पहले जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताना सोच समझ के, कॉमन सेंस से। ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है कि नहीं? दुनिया तो बहुत बड़ी है। इसमें क्या होता है, बहुत लोगों को तकलीफ भी है, भूख वगैरह सब कुछ भी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, पीछे वाले ध्यान रखना कि कोई बच्चा इतना तकलीफ में रहता है, बेचारा जिंदगी से परेशान हो जाता है। कभी कभी कोई बच्चा जो है वो घर छोड़ के भाग जाता है। ऐसा सुनने में आया है ना, कभी कभी घर छोड़ के भाग जाता है। तो मान लो किसके घर में, रमेश के घर में एक बच्चा है, 10 साल का है, 12 इयर्स का है। वो बच्चा घर छोड़ के भागने वाला है, ऐसा मान लो उसके पेरेंट को डाउट होता है, शायद हमारा बच्चा घर छोड़ के भाग गया। उनको डाउट हुआ तो उन्होंने पूछा, किसी से पूछा कैसे पता लगाएं कि हमारा बच्चा घर छोड़ के भागने वाला है या नहीं। तो बताओ कैसे पता लगाएं? के घर का 10-12 इयर्स का बच्चा परेशान है, किसी चीज से होगा परेशान, पता नहीं क्या है, लेकिन वो घर छोड़ के भागने वाला कंडीशन में है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? लॉजिकल बताओ भाई, उसी चीज में इसका आंसर है, उसी से समझ लो। सोच रहे हैं, बढ़िया सोच रहे हैं। बताओ, कुछ तो माइंड में आ रहा होगा, और बताओ। सर उससे बात करके मतलब पैसे डायरेक्ट पूछेंगे नहीं, मतलब अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हो तो मतलब एक बार सोचा जा सकता है कि शायद फ्रस्ट्रेटेड है तो कैसे पता लगेगा फ्रस्ट्रेटेड है कि नहीं है? उसके फ्रेंड ने ऐसे पूछेंगे, किसी ना किसी को बताएगा। तो अच्छा वो बताएगा तब, किसी को नहीं बताएगा, उसके मन में नहीं चल रहा है, बताया नहीं, किसी को बताएगा तो वो लिखी हो गया, हाव चेंज हो जाएंगे, फिर वो हाव चेंज हो जाएंगे, बात पे गुस्सा आने लगेगा या फिर इरिटेट होगा, तो अपने आप पता चल जाएगा। अगर वो फिर टॉपिक मान लो बदल देते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं ए लेवल कॉलेज के लिए, ये कैसे पता लगाएंगे कि इसका आईटी में सिलेक्शन हो सकता है? जो बहुत सिंसियर कैसे पता लगाएं कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट आईटी में सिलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? कैसे पता लगाएं? वही बात हो गया, भाग सकता है नहीं भाग सकता, कैसे पता लगाना? वैसे ही आईटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो कैसे पता लगाएं? एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से पता जल्दी बताओ भाई, ये तो हाथ खड़े करो तो पास कर दो, पास कर दो तो फिर मैं बताऊँ। लॉजिकल होना चाहिए, ये नहीं कि हेटेल कर लेंगे उससे पता लगेगा। तुम्हारा आईटी में सिलेक्शन होगा या नहीं कैसे पता लगेगा? उसकी पढ़ाई को लेकर जो डिवोशन देख लिया, पढ़ाई के लिए कितना डिवोशन है उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा कि आईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये लॉजिकल बात नहीं हुआ, बहुत का क्या मतलब होता है? बहुत का कुछ मतलब होता है? कोई 5 घंटे ही पढ़ रहा है तो उसको पेरेंट के नजर में बहुत पढ़ता है भाई। किसी हमने 12 आवर पढ़ रहा है बच्चा, पेरेंट बोल रहे हैं नहीं ऐसे ही पढ़ रहा है, जैसे तो कई लोग पढ़ते हैं। और जो 5 घंटे ही पढ़ रहा है, पेरेंट में मेरा थोड़ी मोटिवेटेड पढ़ रहा है भाई, क्योंकि पेरेंट तो उतना पढ़ते नहीं थे, मान लो तो देख रहा है 5-6 घंटे पढ़ा रहा है, डिवोटेड है। ये लॉजिकल आंसर नहीं हुआ। तो लॉजिकल आंसर ये हुआ
कि ये बच्चा जितना पढ़ रहा है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कितना पढ़ रहा हो, इतना परेशानी में है, इतना अपने छूटे हुए क्लास के लिए सेंसिटिविटी दिखाता है, वो तो आप देख रहे हो। अब जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनका पता लगा कि वो जब पढ़ते थे इस टाइम पे तो उनका क्या कंडीशन होता था, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उनका पता लगाएंगे कि वो किस कंडीशन में पढ़ते थे, किस तरह से पढ़ते थे, उनका क्या डिवोशन था, उनका कितना था, वो एक स्टैंडर्ड लेवल होगा। आप अपना डिवोशन देख के डिसाइड कर पाएंगे जब तक कि ये नहीं पता हो कि जिनका होता है उनका डिवोशन लेवल क्या होता है। ये रेफरेंस बनेगा, इसके बेसिस पे आप देखोगे कि इसकी डिवोशन या प्रिपरेशन लेवल इससे ज्यादा है तो आप सोचोगे कि चलो हो जाएगा या कम से कम बाउंड्री पर है। और इसका डिवोशन अपने आप में लग रहा है, कुएं का मेढक बने हुए हैं, बहुत जम मारते हैं इस कुएं में, अपने क्लास के टॉपर हैं, लेकिन जिनका हो गया है उनके रिस्पेक्ट में कंपेयर करो ना, तब पता लगेगा कि क्या, तब पता लगेगा लॉजिकली। तो यही बात है, अब घट में भागने वाला है या नहीं भागने वाला, तो पहले मुंबई जाओ, पता करो 10 भागे हुए लोगों का वो किस कंडीशन में भागे। ऐसे नहीं घर में बैठे हुए और आप बताओगे कि अच्छा ये बड़ा परेशान है, भाग जाएगा। अरे एक रेफरेंस तो पहले लाओ, बिना रेफरेंस को कैसे बता सकते हो। इसलिए जो ऑलरेडी भागे हुए हैं उनका इंटरव्यू लो, कंडीशंस का लिस्ट बनाओ, इस तरह के कंडीशन से लोग भागते हैं, फिर इस कंडीशन का इससे मैच करो, तब पता लगेगा ना भागने वाला है या नहीं। ऐसे ही परेशान है, फादर ने मार दिया इसलिए भागेगा, ये नहीं है। बिना रेफरेंस का कोई डिसीजन नहीं हो सकता। आप ज्यादा पढ़ते हैं, अरे भाई अपने अपने घर में सब ज्यादा ही पढ़ता है इस टाइम पे, तो उससे तो अपने अपने क्लास का टॉपर बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ये सारे टॉपर पहुंच जाते हैं कि उसके लिए तो जो ऑलरेडी कर चुका है उसका रेफरेंस। तो वैसे ही इसमें सिस्टम निगेटिव टोटल एनर्जी मतलब बोला जा रहा है सिस्टम इज बाउंड। हमें कैसे पता लगेगा कि निगेटिव मतलब बाउंड या अनबाउंड, तो कैसे पता लगेगा? तो सर्वे करेंगे, जो फ्री सिस्टम है, जो अनबाउंड है, उनका देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है, जो ऑलरेडी फ्री है उनका प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, उनका प्रॉपर्टी का पता लगाएंगे, फिर इसका प्रॉपर्टी पता है, कंपेयर करेंगे, पता लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अब इंक्वायरी करेंगे फॉर फ्री सिस्टम। फ्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ? फ्री सिस्टम मतलब है कि ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, इसको इससे मतलब नहीं है, ये इसको जो रिवॉल्व करा रहा था फोर्स लगा करके, अब इसको इससे मतलब नहीं है, मतलब फोर्स लगाना बंद कर दे, फ्री है। फ्री होने का मतलब क्या है भाई, ये इधर जाए इसको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, इधर जाए इसको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ये किसी भी करे इसको ऑब्जेक्शन ना हो, तो क्या है, एक दूसरे से फ्री है, होता है कि नहीं? फ्री है, फ्रेंडशिप नहीं है। अब चेन्नई में कोई जा रहा है पहलवान उधर, तुमको इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, सिस्टम इज फ्री। लेकिन वो उधर जा रहा है तो उसका फ्रेंड को मतलब है, अरे जा रहा है उधर, उधर तो तुम्हारे दुश्मन रहते हैं, तो वो फ्री नहीं है, उसमें वो फोर्स लगाएगा। अभी फ्री होने का मतलब है कैपिटल एम स्मॉल एम एक दूसरे पे फोर्स लगाना बंद कर दें तो फ्री। फोर्स जीरो हो जाए तो दोनों एम क्या है, फ्री। जीरो कब होगा फोर्स? जीरो कब होगा फोर्स? क्या हो जाए? जब आर इनफाइनाइट हो जाए, मीन्स एक दूसरे के स्कोप से इतने दूर चले जाएं कि फोर्स लगाना बंद हो जाए, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा? फ्री सिस्टम। क्या हो जाएगा? फ्री सिस्टम। अब ऐसे फ्री सिस्टम के लिए आर तो इनफाइनाइट, मतलब वेरी लार्ज। इनफाइनाइट मतलब क्या? वेरी लार्ज, इतना लार्ज कि फोर्स इफेक्टिवली ना लग पाए। बताओ फ्री सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? आर टेंडिंग टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फ्री सिस्टम का प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, भागे हुए सिस्टम का पोटेंशियल प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैपिटल एम स्मॉल एम, देखो नोट छापने में पहले लगी है, वैसे मतलब है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी निगेटिव तो नहीं होता, कम से कम निगेटिव तो नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी कुछ ये रख सकता है, काइनेटिक कुछ वो रख सकता है, चलो एक नहीं मूव करे दूसरा मूव कर रहा हो, और अगर चलो दोनों नहीं मूव कर रहा हो तो भी तो जीरो कम से कम होगा। सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम होता है। सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बताया था K1 + K2, मोमेंटम P1 + P2 वेक्टर सम,
क्या है काइनेटिक एनर्जी टू मास सिस्टम का दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बताओ काइनेटिक एनर्जी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और पोटेंशियल एनर्जी तो 0 ही है, तो क्या मिला? टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किसके लिए? किसके लिए? फ्री सिस्टम के लिए, यानी जो अनबाउंड सिस्टम है उसके लिए। फ्री सिस्टम के लिए टोटल हमने सर्वे किया कि जो भी फ्री सिस्टम है एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाता है, एक दूसरे पे फ्री रहता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। इनफाइनाइट से यहाँ तक लाए हैं, इसने फोर्स ही नहीं लगाया, वर्क डन नहीं करना पड़ा, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो टोटल एनर्जी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो काइनेटिक होगा भाई। इसलिए टोटल एनर्जी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, फ्री सिस्टम में ये होता है और ये में ये होता है टोटल एनर्जी। इसलिए किसी सिस्टम में डायरेक्ट ये दिख जाए टोटल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो बोलेंगे वो फ्री है। दुश्मनी होता है तो मारपीट होता है, मारपीट होने के पहले गाली भी देता है, तो गाली देता हुआ दिख जाए तो समझ लो कि दुश्मनी है। तो ये दिख जाए तो समझ लेंगे ये है, ये है तो ये है, और ये है तो ये है, तो यही डायरेक्ट दिख जाए तो वो है। इसलिए अगर टोटल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सिस्टम फ्री है, और ये अगर नहीं है तो सिस्टम फ्री नहीं है। ये नहीं है मतलब क्या है? टोटल एनर्जी अगर निगेटिव हो, पॉजिटिव होता है या इक्वल टू 0 होता है तो फ्री होता है, निगेटिव है इसका मतलब फ्री नहीं है। फ्री तो इसका मतलब क्या है? फ्री नहीं है, छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, फ्री इसका मतलब क्या है? बाउंड करके रखें। इसलिए जिसका भी टोटल एनर्जी निगेटिव आया वो सिस्टम बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड सिस्टम का ही ये प्रॉपर्टी है, फ्री का ये प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आया? लिख लो उसके नीचे।